बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स 2026 में आज सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का पीबीए था। इस पीबीए का कंप्लीट सॉल्यूशन आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने मिस्टेक कहाँ पर की और कैसे पेपर अटेम्प्ट करना होता है और कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी होती। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। पीबीए में जो पहला क्वेश्चन दिया गया था सेक्शन ए में, वो क्वेश्चन था टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक बॉल ए स्क्रू गेज इज यूज्ड। यानी कि ये जो पहला क्वेश्चन है स्क्रू गेज से रिलेटेड है, जिसमें एक मेटेलिक बॉल का वॉल्यूम मेजर किया जा रहा है। इस क्वेश्चन से, इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो इसमें स्क्रू गेज की जो पिच है उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। The pitch of a screw gauge is the distance moved by the spindle when the circular head is rotated through one complete revolution. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, कैलकुलेट लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इफ इट्स सर्कुलर स्केल हैज़ 100 डिवीजन्स एंड पिच 1 मिलीमीटर। अब इस क्वेश्चन में 100 डिवीजन्स सर्कुलर स्केल पे जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो दी गई हैं और पिच की वैल्यू दी गई है, तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लीस्ट काउंट का फार्मूला आना ज़रूरी है। स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर दी गई है और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे 100 दी गई हैं। इसको डिवाइड करें तो ये 0.01 मिलीमीटर आ जाता है। इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड डायमीटर एंड वॉल्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग रीडिंग्स। ये आपको टेबल दिया गया था और इस टेबल में जो कॉलम्स ब्लैंक हैं उनको आपने फिल करना था गिवन रीडिंग्स की मदद से। सीरियल नंबर में जो फर्स्ट कॉलम है, मेन स्केल रीडिंग m दी गई है मिलीमीटर में, सर्कुलर स्केल रीडिंग n दी गई है मिलीमीटर में। फ्रैक्शन टू बी एडेड ये आपने कैलकुलेट करना था और इसमें क्या है, ऊपर फार्मूला दिया गया है f इक्वल टू n इंटू लीस्ट काउंट। n ये वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके लिखना था। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इससे पिछली स्लाइड में आपने कैलकुलेट किया, वो 0.01 आया। तो 0.01 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 0.30 आ गया, 28 से मल्टीप्लाई किया, 0.28 आ गया, 16 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना था 0.16। उसके बाद डायमीटर है और डायमीटर के लिए फार्मूला दिया गया था d इक्वल टू m प्लस एफ। m प्लस एफ से मुराद ये मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शन टू बी एडेड, ये f है और ये m है। तो इस कॉलम की वैल्यूज़ में इस कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पर लिखना था। तो ये ऐड करने से ये वैल्यू बन जाती 4.30, ये वैल्यू 5.28 और ये 6.16। इसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला नहीं दिया गया, लेकिन ये 7th-8th क्लास के बच्चे जब मैथ्स पढ़ते हैं तो वहीं पर उनको बताया जाता है। जो वॉल्यूम का फार्मूला है, स्फेरिकल मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है ना, तो स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है। ये फार्मूला यूज़ करके इसमें 4/3 पाई कांस्टेंट है, r जो है, r क्या है, इस डायामीटर को हाफ करके यहाँ पे पुट करना था। यानी कि अगर 4.30 है, इसको 2 से डिवाइड करके r की जगह पे पुट करके इसको आपने जो क्वेश्चन की गिवन स्पेस थी वहाँ पे सॉल्व करके प्रॉपर या रफ में सॉल्व करके तो यहाँ पर वैल्यू लिखनी थी। ठीक है, तो इस फार्मूले में बारी बारी ये डायमीटर को हाफ करके इसकी जो भी वैल्यू आती है वो r की जगह पे पुट करके इस फार्मूले में सॉल्व करके आपने आंसर लिखना था। तो इस तरीके से ये टेबल फिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स से था। पहला स्क्रू गेज से रिलेटेड था, तो दूसरा मेल्डीज ऑपरेटर से रिलेटेड है। द डायग्राम शोज अ स्टेशनरी वेव ऑन ए स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग मेल्डीज ऑपरेटर्स। अब ये जो डायग्राम दिखाई गई है ये बेसिकली क्या है, ये वेव दिखाई गई है जिसमें 3 लूप्स हैं और इन 3 लूप्स की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर दी गई है। ये डिस्टेंस है और इस तरफ एम्पलीट्यूड है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स एंड डिटरमाइन वेवलेंथ। नोड और एंटी नोड इस डायग्राम के ऊपर बताने हैं कि कहाँ पर हैं और
डिटरमाइन वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम नोड की अगर बात करें, नोड वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम हो। तो वो पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है उनको हम नोड्स का नाम देते हैं, यानी कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 4 नोड्स हैं। और वो पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उनको हम एंटी नोड का नाम देते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो एंटी नोड हैं। इसके बाद वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कितने लूप्स हैं। 3 लूप्स हैं। एक लूप की जो वेवलेंथ होती है वो λ/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे L किसकी इक्वल आ जाएगा, λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, यानी कि 3 λ/2 आ जाएगा। ठीक है, इस ये जो हमें फिगर दी गई है इसमें इस एंड से लेकर इस एंड तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसकी इक्वल है, 3 λ/2 के इक्वल है। और क्यों है, 1 लूप λ/2, सेकंड लूप λ/2, थर्ड लूप λ/2, तो λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 ये 3 λ/2 आ जाता है। हमने वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करनी है। लैम्डा इक्वल आ जाएगा 2L/3 के। इसमें L की वैल्यू पुट करेंगे 75 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेम प्रैक्टिकल से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल बिलो शोज मेजरमेंट्स टेकन विद द मेल्डिस ऑपरेटर्स, फाइंड फ्रीक्वेंसी व्हेन मास पर यूनिट लेंथ m इक्वल टू 0.003 ग्राम पर सेंटीमीटर। कि ये टेबल दिया गया है और इसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जबकि स्मॉल m की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब ये जो टेबल है ना, इस टेबल में ये कॉलम आपको नहीं दिया गया था, ये आपने खुद इसमें ड्रॉ करना था। देखें, कैपिटल L की वैल्यू दी गई है, लेकिन ये जो हमारे पास फार्मूला है ना, इसमें स्मॉल l की वैल्यू पुट करनी होती है। तो लेंथ ऑफ ईच लूप ये आपने कैलकुलेट करके इस फार्मूले में पुट करके सॉल्व करना था। तो लेंथ L इसकी वैल्यू दी गई है, टेंशन T इसकी वैल्यू दी गई है, नंबर ऑफ लूप्स दिए गए हैं। लेंथ ऑफ ईच लूप आपने L इक्वल टू L/n करके सॉल्व करना था, यानी कि ये वैल्यू L की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लूप्स n ये पुट करना था। 120 डिवाइडेड बाय 2 60 एंड 120 डिवाइडेड बाय 3 40। इसके बाद F इक्वल टू 1/2L√T/m। इसमें L की वैल्यू इस कॉलम वाली पुट करनी है, कैपिटल T की वैल्यू ये हमें दी गई हैं और स्मॉल m की वैल्यू ये पुट करनी है जो ऊपर स्टेटमेंट में दी गई है। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिखने थे। एक आंसर 45.64 आ रहा था और दूसरा 51.03। नेक्स्ट, इसी मेल्डिस ऑपरेटर से रिलेटेड बी पार्ट दिया गया था, व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज केप्ट कांस्टेंट एंड टेंशन इज क्वाड्रपल्ड। तो आपने क्या करना, इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर लेंथ स्ट्रिंग की कांस्टेंट रखें लेकिन टेंशन को 4 टाइम इंक्रीज कर दें। तो अब फार्मूला आपके पास क्या है, F इक्वल टू 1/L√T/m। जो फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आएगी उसको F प्राइम कहें, इक्वल है 1/2L√T'/m के, क्योंकि चेंजिंग सिर्फ T प्राइम में है, L और M कांस्टेंट है। तो F प्राइम इक्वल आ जाएगा 1/2L√4T/m के। T प्राइम क्या कहा है, टेंशन इज क्वाड्रपल्ड, यानी कि 4 टाइम इंक्रीज की जाए। अब इसमें से √4 को बाहर ले आएं, बाकी रह जाएगा 1/2L√T/m। √4 का मतलब 2 और ये ब्रैकेट में एज इट इज़ लिख दिया। ये हमारे पास किसकी इक्वल है, F की इक्वल है फार्मूले के मुताबिक। तो F प्राइम इक्वल आ गया 2F के, यानी कि फ्रीक्वेंसी विल बी डबल इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज केप्ट कांस्टेंट एंड टेंशन इज क्वाड्रपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये एक और एक्सपेरिमेंट ऐड किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। नंबर 1, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स 1 to 4 ऑफ द सर्किट। अब ये सर्किट डायग्राम है और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सर्किट के बताने हैं। कंपोनेंट्स कौन से, 1 2 3 4। तो 1 जो है ये रियोस्टेट है, 2 इसको जॉकी कहते हैं, 3 गैल्वानोमीटर है और 4 जो है वो बैटरी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रियोस्टेट इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में रियोस्टेट का क्या पर्पस है, तो रियोस्टेट इज यूज्ड टू वेरी एंड कंट्रोल करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर। आप इतना भी लिख देते काफ़ी है। अब उसकी रीज़न लिखी है कि हमें क्यों वेरी करना होता है। वैसे भी आपको पता है रियोस्टेट एज ए वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ किया जा सकता है, तो आप सिंपली इतना भी लिख सकते थे कि रियोस्टेट इज यूज्ड एज ए वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है,
अब क्यों यूज़ किया इसको रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए, ताकि करंट कंट्रोल किया जा सके। वाई करंट को कंट्रोल करके हमने करना क्या है, बाय एडजस्टिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ फॉर ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट या जो आप नल पॉइंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए रियोस्टेट अटैच करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थर्ड पार्ट क्वेश्चन 3 का, इफ़ E1 1.5 वोल्ट, L1 80 सेंटीमीटर, L2 60 सेंटीमीटर, देन E2 कैलकुलेट करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सिंपल सा फार्मूला था, E1 डिवाइडेड बाई E2 इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। ये फार्मूला आपको आना चाहिए था, ये पेपर में नहीं दिया गया था। इसमें आपने E2 कैलकुलेट करना था, तो इसको एक तरफ कर लिया, इस इक्वेशन को अरेंज करके E1 L2 और L1 की वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना था, तो E2 की वैल्यू आ जाती 1.125 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बी सेक्शन में है। पहले 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में थे, उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हुआ। सेक्शन बी में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटो सेल। अब ये फोटो सेल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। ये टेबल आपको दिया गया था, इसमें लास्ट कॉलम ब्लैंक था, वो आपने फिल करना था। उसको कैसे फिल करते, आई प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि वैसे तो हमारे पास इक्वल का साइन होना चाहिए और साथ कांस्टेंट आएगा अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके इक्वल लगा भी दें तो फॉर एग्जांपल उस इक्वल की उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो तमाम वैल्यू सेम आएंगी। तो आप उस चक्रों में पड़े बगैर आपने जस्ट यहाँ पर 1/d² करना था। 1/d² से मुराद 1 डिवाइडेड बाई 38 का स्क्वायर, तो वो आ जाता 6.93 इंटू 10⁻⁻34। 1 डिवाइडेड बाय 38 का स्क्वायर ऊपर वाले में, नीचे 36 का स्क्वायर, तो 7.72 इंटू 10⁻⁻4। फिर 1 डिवाइडेड बाय 34 स्क्वायर, तो 8.65 इंटू 10⁻⁻4। और फिर 1 डिवाइडेड बाय 28 स्क्वायर, तो 12.75 इंटू 10⁻⁻4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, विच फेनोमेना इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। कौन सा फेनोमेना इन्वॉल्व है, तो इस एक्सपेरिमेंट में जो फेनोमेना इन्वॉल्व है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यहाँ पर अगर कहा जाता कि वो फेनोमेना डिफाइन करें या डिस्कस करें तो तब हमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिटेल लिखने की ज़रूरत थी, यानी कि उसकी डेफिनेशन लिख देते। लेकिन जस्ट उन्होंने प्रोसेस पूछा है तो प्रोसेस का नाम लिख दिया कि कौन सा इन्वॉल्व है। वाई माइक्रो एमीटर इज़ यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। माइक्रो एमीटर इसलिए यूज़ करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। अब स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए हमें ज़्यादा सेंसिटिव और स्मॉल वैल्यू मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो प्रोड्यूस करंट हो रहा है, इस वजह से एमीटर यूज़ किया, और वैल्यू स्मॉल है उसकी, इस वजह से माइक्रो एमीटर यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टूडेंट स्टडीड द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब ये 4 एक्सपेरिमेंट हम डिफरेंट डिस्कस कर चुके हैं। अब सेक्शन बी में 5th डे एक्सपेरिमेंट है, स्टूडेंट स्टडीड द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये सर्कुलर कॉइल दी गई है, स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया और इस कॉइल के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है उसको डिस्कस किया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ द कॉइल। तो उसके लिए आपने इस तरह से वायर बना के कि करंट ऐसे गुजर रहा है और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा वो ये डॉटेड लाइंस की मदद से शो किया गया है, इस तरह आपने बता देना था। और इसको लेबल कर लेते और भी बेहतर है ताकि ये पता चल सके कि ये जो एरोज हैं ये करंट के लिए हैं और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रही हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट 5th क्वेश्चन का, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज डिटरमाइंड यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो फाइंड की जाती हैं या उनकी डायरेक्शन फाइंड की जाती है। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट, व्हाट हैपन्स टू द फील्ड स्ट्रेंथ इफ करंट बिकम्स स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर करंट स्मॉलर हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इस कॉइल में से जो करंट गुजर रहा है उसकी वैल्यू अगर कम कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, और अगर करंट इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये एक और एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द लोड एक्सटेंशन ग्राफ। मैथ स्प्रिंग सिस्टम यूज किया गया है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए लोड एक्सटेंशन ग्राफ की मदद से। अब इसमें पहला पार्ट क्या है, कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करना है। ये टेबल आपके सामने है, सीरियल नंबर है, मैथ दिया गया है, लोड दिया गया है, एक्सटेंशन दी गई है, स्प्रिंग कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना था। फॉर एग्जांपल आपको फार्मूला नहीं मालूम के कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप इसका यूनिट देखें, न्यूटन पर मीटर है। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, और मीटर किसका है, डिस्टेंस का। तो न्यूटन ये इस कॉलम में है और मीटर इस कॉलम में है, यानी कि F डिवाइडेड बाय एक्स के इक्वल होता है। ये आपको कहाँ से पता चला, हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ F इक्वल टू के एक्स है, वहाँ से के इक्वल टू एफ ओवर एक्स का फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पे आपने सॉल्व करके लिखना था। या दूसरा आपको बताया कि यूनिट की मदद से भी आपको पता चल सकता है कि एफ ओवर एक्स है, इस कॉलम की वैल्यूज़ पे इस कॉलम की वैल्यूज़ डिवाइड करके आपने यहाँ पर लिख देनी थी, ठीक है। तो ये एफ ओवर एक्स करके, यानी कि इस कॉलम की वैल्यूज़ पे इस कॉलम की वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखनी थी। यू क्या है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। 1/2 के की वैल्यू ये है और एक्स कहाँ पर है, ये है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जब आप इस फार्मूले में पुट करते तो आपके पास आंसर आ जाना था। इस इन रीडिंग्स के लिए 0.001225, इन रीडिंग्स के लिए 0.0049, इन रीडिंग्स के लिए 0.01029 और इन रीडिंग्स के लिए 0.0196। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ड्रा अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ फॉर दी अबव रीडिंग्स। अब जो ऊपर टेबल दिया गया है लोड एक्सटेंशन, उसमें लोड और एक्सटेंशन जो दो कॉलम्स हैं वो यहाँ पर मैंने नोट कर लिए, क्योंकि ये रीडिंग्स हमें रिक्वायर्ड हैं ग्राफ बनाने के लिए। आपको दोबारा से नोट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रीडिंग सारी आपके सामने थी। तो अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले होता है स्केल। अब स्केल क्या है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हमने स्केल बनाना होता है। ये आपके पास ग्राफ है। अब इसमें पहली चीज़, इनमें से एक क्वांटिटी डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। जो एक्सटेंशन है वो लोड पे डिपेंड कर रही है। लोड हम ज़्यादा करें एक्सटेंशन ज़्यादा हो जाती है, लोड कम करें एक्सटेंशन कम हो जाती है। इसका मतलब है लोड इंडिपेंडेंट है और एक्सटेंशन लोड पे डिपेंड कर रही है, लोड एक्सटेंशन डिपेंडेंट है। तो इसके लिए क्या है कि लोड को एक्स एक्सिस पे लिया क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और एक्सटेंशन को वाई एक्सिस पे लिया क्योंकि डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पे लेते हैं। अब उसके बाद एक्सिस क्या बनाया, 1 बिग बॉक्स इक्वल है 0.2 न्यूटन के। ये डिपेंड करता है आपके पास कितने बॉक्स हैं। हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0.2 है और मैक्सिमम 0.9 है। अगर आपके पास हॉरिजेंटली 10 बॉक्स हैं तो आप 0.1 भी यहाँ पर ले सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरह 0.10 तक चला जाता। मैंने 1 बिग बॉक्स को 0.2 लिया, तो इसका मतलब क्या है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, ठीक है। नेक्स्ट, वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब इसमें आप देखें तो इसमें सिंपली आपको नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पर 1 बिग बॉक्स को 0.01 कंसिडर कर लें, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। अब इन रीडिंग्स के मुताबिक यानी कि 0.245 और 0.01, 0.245, 0.01 ये आ गया, 0.49, 0.02, 0.49 और ये 0.02, 0.03 एंड 0.68। 0.03 ये है और 0.68 ये यहाँ पर आ गया पॉइंट, 0.98 एंड 0.04, 0.98 और ये 0.04। अब इन डॉट्स को आपने मिलाना था तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ये स्ट्रेट लाइन यही इंडिकेट करती है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो आज की वीडियो में हमने जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स का कंप्लीट पीबीए पेपर अभी हुआ है 2026 में, उसको कंप्लीट डिस्कस किया। मज़ीद अगर आप पास्ट पेपर्स प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं या इसके अलावा बुक के एक्सरसाइज सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा चैनल विज़िट करें।
इसके अलावा 9th 10th और फर्स्ट ईयर की लाइव क्लासेस भी ले रहा हूँ डेली, जो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 5 दिन होती हैं। तो वो लिया करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। थैंक